बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं वॉर रूम। हमारे मेहमान हैं मेजर जनरल बीके दत्ता, एयर कमोडोर एएस बहल, एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव और मेजर जनरल संजय सोई साहब। मैंने आपको खबर बताई थी कैसे पाकिस्तान ने भारत के किसी संभावित हमले की आशंका को देखते हुए लाहौर और इस्लामाबाद के ऊपर का एयर स्पेस बंद कर दिया है अपनी उड़ानों के लिए भी। पाकिस्तान की अपनी सिविल एयरक्राफ्ट जो हैं वो भी अब इस्लामाबाद और लाहौर के ऊपर उड़ान नहीं भर सकते। एक और इसी से जुड़ी खबर आपको दे रहा हूं, पाकिस्तान में 10 और उड़ानें कैंसिल हो गई हैं। स्कार्दू और गिलगित के लिए उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की इस्लामाबाद गिलगित उड़ान ये कैंसिल कर दी गई है। ये अभी हमें खबर मिल रही है। अब इसका मतलब आप ये समझिए कि पाकिस्तान जो है वहां लगातार इस बात की आशंका है कि भारत कोई कदम उठा सकता है, भारत कोई एक्शन जो है वो ले सकता है। ये जानकारी हमें अभी पाकिस्तान से मिल रही है। कई उनकी जो सिविल उड़ानें हैं वो पाकिस्तान ने रद्द कर दी हैं। सर, स्कार्दू और गिलगित ये तो आपके फॉरवर्ड एरियाज हुए इनके। बिल्कुल, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर दो मेजर एयरफील्ड्स हैं, स्कार्डू और गिलगिट। लेकिन गिलगिट को ज्यादातर ट्रांसपोर्ट जहाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो छोटा है। स्कार्डू के 2 रनवे हैं और उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर नॉर्दर्न एरियाज के लिए। यानी कि नॉर्दर्न एरियाज की पूरी सिक्योरिटी और पूरे ऑफेंसिव मिशन जो नॉर्दर्न एरियाज में होते हैं वो ज्यादातर स्कार्डू से किए जाते हैं। तो स्कार्डू उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से उनको लगता है अगर भारत 24 से 36 घंटे के अंदर हमला करेगा तो स्कार्डू एक मेजर रोल प्ले करेगा डिफेंस के अंदर भी और हो सकता है रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स के अंदर भी। इसी वजह से उन्होंने ये बंद कर दिया। लेकिन एक और एयरफील्ड है स्वाट जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है। इस एयरफील्ड को भी अपग्रेड करके इन्होंने मिलिट्री एयरफील्ड बना दिया है और ये है 130 किलोमीटर एलओसी से और 230 किलोमीटर श्रीनगर से, जबकि स्कार्डू सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है एलओसी से। अच्छा, एक और खबर मैं आपको देता हूं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ जो तनातनी चल रही है, इस बीच भारतीय सेना की उत्तरी कमान की जिम्मेदारी अब लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को सौंपी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा फिलहाल भारतीय सेना के डेप्यूटी चीफ के पद पर तैनात है और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में उत्तरी कमान का हेडक्वार्टर है जो सीधे तौर पर एलओसी की सुरक्षा से लेकर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालता है। लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा मौजूदा जो आर्मी कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार उनकी जगह लेंगे जो रिटायर होने जा रहे हैं। लेकिन आप पाकिस्तान को देखिए, खैर ये अब जंग के हालात में हर चीज जो है एक प्रोपेगेंडा का टूल बन जाता है और वहां पाकिस्तान में अपने लोगों को ये इस तरीके से खबर पेश की गई पाकिस्तान के लोगों के द्वारा कि भारत ने अपना नॉर्दर्न आर्मी कमांडर बदल दिया है जनरल दत्ता, जबकि वो एक रूटीन ट्रांसफर जो माफ कीजिएगा जो उनकी सुपर एनिमेशन होनी थी, रिटायरमेंट होनी थी, उसकी वजह से ये नई नियुक्ति हुई है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान जैसा रैपिड मुल्क कहीं नहीं मिलेगा। कल इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी जिसमें ये अपने मीडिया को बुला के ये बोल रहे कि भारत एक दहशतगर्द देश है और हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहा है। और उन्होंने एक स्टोरी बनाई, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई, ड्रोन दिखाए, आईईडीज दिखाई और जो वो पकड़ के रखा जी ये भारत का एजेंट है, वो सारा कुछ दिखा के एक अपना DGISPR ब्रीफिंग कर रहा था। कल शाम का वाकया है। तो अभी उसी प्रकार ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के अंदर जो हमारा नॉर्दर्न आर्मी कमांडर है, बड़ा रिस्पेक्टेबल आदमी है, बड़ा प्रोफेशनल आदमी है, प्रोफेशनल सोल्जर है, वर्दी में भी और वर्दी के बाहर भी। अभी जब उसने सुपर एनवेट होना है वो तो सुपर एनवेट होगा। भारत के अंदर किसी फौजी को एक्सटेंशन नहीं दे दी जाती जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है कि अगर मुनीर रिटायर होने वाला तो उसको 2 साल एक्सटेंशन दे दो। तो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर का जो टर्नओवर है वो हमारा एक नॉर्मल रूटीन मामला है। पाकिस्तान अगर उसको प्रोपेगेंडा बना के बता रहा है तो किसके लिए बता रहा है? अपनी आवाम के लिए। किसका उल्लू बनाएगा? उसकी वजह ये है सर कि नॉर्दर्न आर्मी कमांडर से तो उनको सबसे ज्यादा खतरा है। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि आज देखिए अगर उन्होंने जो एयरपोर्ट भी बंद किए हैं वो भी नॉर्दर्न कमांड के सामने पड़ते हैं, POK के इलाके में पड़ते हैं, गिलगिट को स्कार्डू। और जो खतरा बैठा हुआ है क्योंकि उनको लग रहा है कि भारत जिस प्रकार से उन्होंने पहलगाम किया है, क्या POK को आज़ाद कर लेंगे? क्या POK फिर से उनके हाथ से निकल जाएगा? क्योंकि POK में पहले से ही बवाल मचा हुआ है, एक लोगों के अंदर एक गुस्सा फैला हुआ है कि आए दिन वहाँ पे दबाया जाता है। गिलगिट के इलाके में हमने देखा है पाकिस्तान सेना किस प्रकार से जुल्म ढाती रही है और वहाँ पर यही कारण है कि अगर जब LOC पर जो पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा है
मेरी पोस्टिंग 7 बार मैं रहा हूँ और मुझे पता है जब ये एक वॉयलेट करते हैं ना उसके बाद किस प्रकार से, जैसे आप खुद दिखा रहे थे कि वो छोड़ के भाग गए, झंडे हटा दिए, ये हालात हो जाती है उनकी। और आज पता नहीं कितने वहां पर पोस्ट बर्बाद। सौरभ, एक क्विक मैं इनपुट देना चाहूंगा। हमने तो बोला हम इनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की फौज को भागी फिर रही है कटे हुए मुर्गे की तरह। वो इतनी जो बातें कर रहे हैं और हम ये कर देंगे, और दोनों ये हमारे जनरल्स अदला बदली किए जा रहे हैं, और शायद हमारी सरकार जो है वो हिल चुकी है, लोगों को बदल रही है, जनरल्स को चेंज कर रही है। तो वी वांट टू कन्वे कि यहाँ पर बिजनेस एज यूजुअल है। इट्स ए हमारी प्रोफेशनल आर्मी है, प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस हैं। यहाँ पर किसी भी दबाव में आके कोई फैसले नहीं ले आते, कोई एक्सटेंशन नहीं होता है, इसका कोई असर नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। हर यहाँ सैनिक जो है हर वक्त तैयार है। रिटायरमेंट इज अ बिजनेस एज यूजुअल, वो हो रहा है, उसको ले टेक ओवर करने के दूसरे जनरल्स हैं। और मुनीर जैसी जो इच्छाएं होती हैं वो यहाँ किसी के जनरल में होती भी नहीं। तो बात रही कि ये जो वीडियो है, ये आप देखिए टेरेन कैसा दिखाई दे रहा है। इस टेरेन में हम सक्रिय हैं और सक्षम हैं, ये बात कही जा रही है। कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं पीओके की बात कर रहा था कि जो हुमला वैली है, ये जो हुंसा वैली है या हुमला एरिया है, उसके अंदर वहां इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको पता हो तो 3 से 4 घंटे की ज्यादा नहीं रहती। 8 जनवरी 2025 को इतनी बड़ी वहां स्ट्राइक्स हुई क्योंकि उनके पास गेहूं की कमी, इलेक्ट्रिसिटी पावर की कमी और सीपैक से बहुत दुखी है वहां पे लोग। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान ने एक अंकुश बना के रखा हुआ है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, कहते हैं उसको आजाद कश्मीर, लेकिन वहां पे इतना अंकुश है और उनको एक दोगली तरीके से रखा जाता है। उनकी लाइफ जो है बहुत कठिन समय से गुजर रही है वहां पे। अगर आप सोचिए कि 3 से 4 घंटे अगर इलेक्ट्रिसिटी आती हो और खाने के लिए ना हो तो कितनी मुश्किल से गुजर रहा है वो एरिया, और वो आज आजाद होना चाहता है और भारत के साथ आना चाहता है। और बलूचिस्तान की सर मैं बात कर रहा था, वहां तो हालात बहुत ही खराब है। आप भी सोचते होंगे ऐसा क्या है कि हर दूसरे तीसरे दिन बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला करती है, दर्जनों में मारे जाते हैं पाकिस्तानी फौजी वहां पर। एक वीडियो आपको दिखाता हूं, यह हालत है वहां की। पाकिस्तान की कोस्ट गार्ड कैसे गरीब बलोच लोगों पर जुल्म करती है, उसका एक वीडियो आया है। दरअसल ईरान इजराइल युद्ध के दौरान ईरान से तेल तस्करी का जो रूट है वो बीएलए ने बंद कर दिया। ये जो स्मगलिंग का अरबों डॉलर का डीजल स्मगल करके ईरान से पाकिस्तान में लाया जाता है, और इसके बाद पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड बलूच व्यापारियों से पेट्रोल चुराते हुए पकड़े गए। ग्वादर के एक विधायक हैं, एमपीए हैं हिदायत बलोच, इन्होंने इल्जाम लगाया और पाकिस्तान की सेना के सामने कि ये लोग बंदूक की नोक पर स्थानीय लोगों का डीजल पेट्रोल ये लूट रहे हैं। ये मैं देख रहा हूँ गरीबों का जो फ्यूल है, ये तमाम गरीब मजदूरों से आके बलोच मजदूरों से जाकर के फिर बेचेंगे, जाके अपने बच्चों को खिलाएंगे, खुद अरबपति बनेंगे। खुद मैं बतौर एमपीए कह रहा हूँ, कोस्ट गार्ड बलोच दुश्मन है। बतौर एमपीए यहाँ का नुमाइंदा कह रहा हूँ कि कोस्ट गार्ड बलोच दुश्मनी पे उतर आया है। उनके रग और खून में बलोच दुश्मनी है, रग और खून में। हमारा बच्चा जो है ना बेरोजगार, 2 लीटर तेल के लिए इनके बिल्कुल ऐसे खड़े हैं जैसे कश्मीर फतह कर रहे हैं। बलोच दुश्मनी में इतने आगे निकल चुके हैं, इतने आगे निकल चुके हैं। मैं पूरे बलोचों को कहता हूँ, किसी का तेल पकड़े रोड बंद करो, सड़कें बंद करो, और मेरा भी वीडियो करो वीडियो करो, जाके अपने बच्चों को खिलाओ सबको। फिर ये करो वीडियो, ये तेल देखो, ये गरीबों की मंशियात नहीं है। रोजाना या मंशियात जा रहा है, रोजाना या चर्च जा रहा है, रोजाना चर्च जा रहा है हमारे साहिल से, रोजाना बोट्स में चर्च जा रहा है, अफ्यून जा रहा है, रोजाना जा रहा है। लेकिन ये इनको ये इसमें बड़ा जहाज, ये गरीबों के तेल, गरीब मजदूरों के तेल ये लेकर जाते हैं। बार बार हम कह रहे हैं, हुकाम से कह रहे हैं, इनके जो कर्नल है उनको कह रहे हैं, जिम्मेदारान से कह रहे हैं, खुदा के वास्ते जुल्म मत करो, गरीबों में जुल्म मत करो, खुदा से डरो, अल्लाह से डरो, खुदा से डरो, इन गरीबों तर्स। सर ये तो हालात है वहां पर। देखो देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं है, जो बात कह रहे हैं बिल्कुल हकीकत बात है। आज जो बलूचिस्तान की हालत है उसका कारण सिर्फ यही है कि वहाँ की फौज की करप्शन और बलूचिस्तान को एक सेकंड रेट की तरह समझना। सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ, लेकिन सबसे गरीब। यही कारण है कि आज देखिए एक के बाद एक उनका लगातार एम्बुश हो रहे हैं। आज पाकिस्तान की सेनाओं पर
एम्बुश किया जाता है, उनकी पोस्ट पर अटैक किया जाता है, रेलवे ट्रेन हाईजैक कर ली जाती है और पाकिस्तान की सेना वहाँ पे कंट्रोल करने से टोटल फेल हो चुकी है। और इस तरह के बयान अगर वहाँ के एमपी कह रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा मायना रखता है। एक बार पहले मुझे याद है फजलुर रहमान ने भी एक बार वहाँ के जो एमपी हैं उन्होंने इस तरह का बयान दिया था कि बलूचिस्तान में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर पाकिस्तानी सेना घुसने से डरती है, वहाँ पर जाने से घबराती है। ये तो इसका कारण सिर्फ ये है कि जो वहाँ की बेईमानी, करप्शन और इनको 5000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे गायब कर दिया जा चुका है और लोगों को जब मर्जी उठा के ले जाते हैं उसके बाद उनका आता पता नहीं रहता। प्रॉब्लम ये इनके दिमाग में ऐसे ऐसे कीड़े घुसे हुए हैं जो निकाले जाने बहुत जरूरी हैं। अब मैं आपको सुना रहा हूं एक और बयान। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक इनके सांसद हैं हाजी हिदायतुल्लाह, इन्होंने खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें की और कहा हमने हिंदुस्तान पर 1000 साल तक राज किया है, हमने अपनी मिसाइलों के नाम इसीलिए गजनवी, गौरी, शाहीन रखे हैं। ये सब लुटेरे थे जिनको ये मानते हैं ये हमारे बाप दादा थे। इन लुटेरों के नाम पर इन्होंने अपनी मिसाइलों के नाम रखे। इनको बड़ा फक्र है कि हमने 1000 साल तक राज किया हिंदुस्तान पर। आप एक बार सुन लीजिए फिर इनको असलियत बताएंगे। खुद गौरी का नाम इनको याद है और अगर याद नहीं है तो हम उनको याद दिलाते हैं। आजकल हमारे मज़ाइल एक अब्दाली मज़ाइल है, एक गौरी मज़ाइल है और इसके साथ जो है ना एक उसके साथ गजनवी मज़ाइल है। तो ये सब इनके नाम इसलिए रखे ताकि इनको याद दिला दें कि हमने हिंदुस्तान पे 1000 साल हुकूमत की है। और फिर उसके बाद हमारे बड़ों ने जिस तरह इन्होंने कह दिया, अभी दोस्त मोहम्मद साहब ने कह दिया, तो ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि कश्मीर के जंग में हमारे कबाइल ने ख़ुसूसी तौर पर मैं दीर का इसलिए ज़िक्र करूँगा कि दीर के अवाम उस वक़्त बग़ैर उसके कि उनके पास कोई असलहा नहीं था, ये सब लोग निकल के वहाँ पे गए और ये लोग आज़ाद कश्मीर में घुस गए। वहाँ जो है श्रीनगर से आगे जा चुके थे और वहाँ उनको ऑर्डर मिल गया कि आप वापस आ जाओ, तो लेकिन उसके कोई तहक़ीक़ अभी तक नहीं हुई। और उसमें ऐसा हुआ कि वहाँ दीर के जो है ना 900 लोग शहीद हो गए, 900 लोग शहीद हो गए। वहाँ मकबूजा कश्मीर में अब भी दीर कोट के नाम से एक जगह है, वहाँ पे उनके 900 मज़ारात मौजूद है। ये तारीख़ी बात है, ऐसे नहीं कि मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए हमने अभी पहले से भी इसके से कोई मतलब है कि हमें डर नहीं हुआ। और बड़ा अच्छा लग रहा है सर, ऐसे लोगों की मरम्मत करने का हम लोगों को मौका मिल रहा है। मैं इस आदमी को जानता नहीं हूं। इस आदमी का डीएनए टेस्ट करवा दें। हाँ वही। ये हाजी हिदायतुल्लाह साहब जो हैं, ये पहले तो मुझे लगता है बड़ी घटिया नस्ल के आदमी है। जिस आदमी को ये ना मालूम हो कि अरे तुम्हारे बाप दादा अरब से नहीं आए थे, सही कहा आपने, डीएनए चेक कराओ, इसका डीएनए टेस्ट कराओ, आसिफ मुनीर का डीएनए टेस्ट कराओ, उसका दादा परदादा कोई ना कोई हिंदू रहा होगा। हाँ। नहीं सर, और दूसरी गलतफहमी दूर कर दीजिए इनको, इनकी कह रहे थे हमने कश्मीर में हमने लड़ाके भेजे और फिर हमें ऑर्डर आया तो हम वापस आ गए। 47-48 की लड़ाई की बात कर रहे हैं कि जनरल दत्ता के पिताजी उस वक्त इंडियन आर्मी में थे, उन्होंने मार के भगाया था। मार के इनको हम धक्का मार के बाहर निकाल रहे थे। पीओके का कोई मसला नहीं होना था। अनफॉर्चुनेटली उस समय के हमारे प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन में खुद ही चले गए कि साहब ये पाकिस्तान ने हमला कर दिया। अगर वो यूएन में नहीं जाते, ये सीज फायर डिक्लेयर नहीं होता, आज पीओके का कोई मसला नहीं होना था और ये कोई उग्रवाद, ये टेररिज्म का कोई मसला ही पैदा नहीं होना था। इनको मार के भगाया था हमने। ये अंदर आ गए थे श्रीनगर एयरफील्ड तक। उसके बाद जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असीजन साइन किया महाराजा ने, भारतीय फौज जिसके अंदर 1 सिख जो पटियाला की फोर्स थी वो वहाँ लैंड हुई। उसके बाद लगातार इंडियन आर्मी ने इनको खदेड़ा मार के निकाला वहाँ से और इनको वापस धकेल दिया। पुंछ के परे कोटली तक ले गए इनको। जो भी अभी प्रेजेंट लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे रुक गए, वो भी हमारी गलती से, नहीं तो इनको टोटली आउट कर देते हम। ये क्या बात कर रहा है? सबसे ज्यादा बेशर्मी इस बात की मैं चाहूंगा आपको एक मॉडल साहब बताएंगे। कह रहे थे कि ये हमने गौरी गजनवी नाम रखे हैं। अरे गौरी गजनवी कहां से आए थे? कोई बांग्लादेश से आया था क्या? जहां तुम खड़े होकर बात कर रहे हो उसी रूट से आया था वो। तुम्हारे ही बाप दादाओं को मार करके हिंदुस्तान में आके उसने लूटपाट की थी। उस वक्त डर के मारे कन्वर्ट हो गए जो लोग, वो आज कह रहे हैं कि ये हमारे वो है फोर फादर्स हैं। बिल्कुल सही है। अगर आप पाकिस्तान के लीडर्स को देखें तो उनकी मानसिकता बिल्कुल आतंकवादी है और तभी उन्होंने लुटेरों के नाम पे अपनी मिसाइल्स को रखा है। और यह मिसाइल्स क्या है जिसके दम पे पाकिस्तान जनरली 2 चीजों पे बहुत
अपने आप को गर्व महसूस करता है। सबसे पहला ये मिसाइल्स है और दूसरा न्यूक्लियर वेपन। लेकिन क्या मिसाइल्स है? 70 किलोमीटर से 2750 किलोमीटर तक है, चाहे वो हतफ है, गौरी, गजनवी या फिर वो शाहीन 1, 2, 3 मिसाइल्स हैं। अगर वो नाम लुटेरों पे रख रहा है तो इसका मतलब है उसकी मानसिकता भी वैसे ही है और आतंकवाद वाले काम वो ही करता है। अगर हम भारत को देखें तो हमारे पास 29 के करीब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स हैं और उनकी रेंजेस कहां से शुरू होती है? 150 किलोमीटर से पृथ्वी 1, 2, 3, अग्नि 1, 2, 5, मर्व मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता वो बनाना अभी तक, अभी जो हमारी ऑपरेशनल स्टेज के पास पहुंच चुकी है। ऐसे हमारे पास वेपन सिस्टम्स हैं जिनकी रेंज 5000 किलोमीटर तक है। तो पाकिस्तान जिन चीजों पे गर्व करता है, भारत उसमें कहीं बहुत आगे है। अग्नि 6 भी आ रही है, वो 8000 की है। उसकी जरूरत नहीं है हमको। जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का फासला ही कितना है? हमें हजारों किलोमीटर चाहिए ऐसी नहीं। बातें हमारे 3 मिनट के अंदर पाकिस्तान तबाह। हमारे ऐसी 3 मिनट। बातें होती नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जो अग्नि 6 डेवलप हो रही है ना, ये महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर रख देना चाहिए। तो इनको पता भी चलेगा, उनका रूल था यहाँ तक। बिल्कुल, महाराजा रंजीत सिंह ने सारा पूरा पाकिस्तान, खैबर और अफगानिस्तान के भी कुछ एरियाज तक अपना रूल रखा था। और जब तक वहां रखा था अपना रूल, मुसलमान आराम से सोते थे वहां पे। ये थी उनकी फितरत। मैं चाहता हूं कि आपके देश में भी वो फितरत हो कि कोई भी हिंदू वहां रहता हो उसको आप बचाएं जाके, क्योंकि ये महाराजा रंजीत सिंह का इलाका है। बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर एस बहल, मेजर जनरल दत्ता, एयर वाइस मार्शल श्रीवास्तव जी और मेजर जनरल संजय सोई, बहुत धन्यवाद आपका।